बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 148 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी ज़्यादा गहरी नींद में नहीं था कि मेरी आंख खुल गई और फिर मुझे यूं लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। रूममती मेरे साथ लिपटी हुई थी। अब मैं समझ गया कि वो मुझे इस कमरे में क्यों लाई थी। मैंने उसे अपने से अलग करना चाहा तो वो और भी सख्ती से मेरे साथ लिपट गई। वो जाग रही थी। प्लीज़ मुझे इस तरह लेटे रहने दो, वो ख्वाबीदा से लहजे में बोली। जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून मिल रहा है, मुझे इससे महरूम ना करो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैं बेहिस्सू हरकत पड़ा रहा। रूममती मेरे साथ लिपटी रही और फिर वो सो गई। मैंने ये आधा घंटा कांटों की सेज पर गुजारा था। रूममती इस वक्त गहरी नींद में पहुंच चुकी थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अपने से अलग किया और उससे भी ज्यादा एहतियात और आहिस्तगी से बेड से उतरकर नंगे पैर दबीज कालीन पर चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजा खोलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और बिल्कुल बाहर निकलकर आहिस्तगी से दरवाजा भीड़ दिया। हाल में आकर मैं एक सोफे पर ढेर हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और मैं 15-20 मिनट बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सका था और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैं 10 बजे के करीब बेदार हुआ। जानकी मेरे सामने दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी और मुंदरी भी काम करते हुए इधर उधर घूम रही थी। मुझे देखकर वो किचन की तरफ चली गई। मैं उठकर बैठ गया। जानकी गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। क्या बात है, इतनी बड़ी हवेली में तुम्हें कोई कमरा नहीं मिला था? और रूममती भी अपने कमरे की बजाय इस कमरे में सोई हुई है और मेरा ख्याल इस सोफे पर आने से पहले तुम भी वहीं थे। हाँ, मैंने रूममती को लोरी सुनाकर थपक थपक कर सुला दिया और खुद यहाँ आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तुम औरतों को बहुत थपकियां देने लगे हो, दियत में फतूर तो नहीं आ रहा? जानकी ने मुझे घूरा। थपकियां तो मैंने कल 23 सिंह को भी दी थी, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम्हारे गले की तकलीफ कैसी है? मैंने मौजू बदल दिया। बेहतर है। सुबह तारा सिंह को बाजार भेजकर दवाई मंगवाई थी, उससे काफी फर्क पड़ा है। जानकी ने कहा, रात हम तुम्हारे कमरे में आए तो तुम सो रही थी, इसलिए हम दोनों नीचे आ गए। मैंने कहा, मेरे कमरे में आए थे? कहाँ गए थे तुम लोग? उसने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर जैसे कुछ याद आने पर बोली, ओह, तुम लोग कमला से पूछताछ के लिए सर्वेंट क्वार्टर में गए थे, क्या बताया उसने? मैंने जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। इस वक्त मुंदरी मेरे लिए चाय लेकर आ गई। तुम्हें मुंदरी ने कुछ नहीं बताया? मैंने पूछा। नहीं तो कोई खास बात? जानकी बोली। मैंने मुंदरी की तरफ देखा, उसने नजरें चुरा ली। मैं समझ गया रात को रूपमती ने कहा था कि वो कमला के सिलसिले में जबान बंद रखेगी और इसलिए उसने जानकी को भी कुछ नहीं बताया। क्या बात हुई, तुमने बताया नहीं? जानकी ने पहले मुंदरी की तरफ देखा और फिर सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। कमला ने खुदकशी कर ली। मैंने जवाब दिया। क्या? जानकी उछल पड़ी। रात को जब हम सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हुए उसकी लाश फंदे में लटकी हुई थी, मैंने कहा और फिर उसे तफसील से बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था रूपमती ने उसे दोनों भाइयों का ताना दिया था और यह ताना सुनकर उसकी गैरत जाग उठी और उसने गर्दन में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। यह इस कदर खौफजदा हो गई कि मुतवक्को तशद्दुद और रज़ियत से बचने के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अब क्या होगा? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मैंने कहा। ओखली में सर दिया है तो मौसले तो पड़ेंगे ही। उसके बाद खामोशी ही रही। चाय पीने के थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे के बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मैं लान में माली के साथ पौधों को पानी दे रहा था। 2 दिन गुजर गए। इसी दौरान में ना तो तेज सिंह और दरमेश की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया और ना ही कमला की लाश के बारे में कुछ सुना गया, जिसका मतलब था कि उस लाश की दरियाफ्त नहीं हुई थी। अगर लाश दरियाफ्त हो जाती तो अखबारात में उसके बारे में कोई खबर जरूर छपती। वो चौथा दिन था, मंगल का दिन और पूर्णमासी की रात जो 14वीं की रात थी। मुंदरी वैसे तो रोजाना ही अपने कमरे में वाकई एक छोटे से मंदिर में पूजा के लिए जाती थी, लेकिन पूर्णमासी की शव वो संगपुल के गेट के करीब के मंदिर में गुजारती थी। रूममती उसे अगले दिन की उसे छुट्टी दे दिया करती थी और शाम के बाद तारा सिंह या दीवान सिंह गाड़ी पर उसे मंदिर छोड़ आया करता था। उस रोज शाम से जरा पहले मुंदरी जाने लगी तो जानकी भी उसके साथ जाने को तैयार होगी। ये मेरे लिए अनोखी बात है। मैंने घूरते हुए कहा, तुम तो दीन धर्म की कैद से आजाद हो, तुम्हें पूजा पाठ का ख्याल कैसे आ गया? किसी दरख्त की एक आध शाख सूख जाए तो उसकी जड़ें खत्म नहीं होती। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जड़ें तो इस धर्म में ही है ना, और जड़ें अभी सूखी नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मुंदरी ने अपने कमरे के एक हिस्से में छोटा सा एक मंदिर बना रखा है, तुमने उसका कमरा नहीं देखा? मैंने देखा है। वो रोजाना सुबह सवेरे उस छोटे से मंदिर में रखी हुई दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी भगवान, देवी या देवता की पूजा करूं, इसलिए आज भी मैं मुंदरी के साथ जा रही हूँ। हिंदू धर्म में तो सैकड़ों भगवान और हजारों देवियां और देवता हैं, तुम्हारे मन में कोई खास? इससे क्या फर्क पड़ता है? जानकी ने मेरी बात काट दी। पूजा काली माँ की जाए, गणेश देवता की, शेरा वाली की या हनुमान की, प्रार्थना तो दुआ, इल्तिजा, दरख्वास्त भगवान से ही की जाती है ना। जानकी की इस तोजी पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसके दिल में धर्म से कोई लगाव नहीं था।
मुंदरी को पूजा करते देखकर उसके दिल में भी शौक उठा था और वो महज शौकिया तौर पर उसके साथ जा रही थी। ठीक है, मैंने कहा, तुम मुंदरी के साथ जा रही हो तो सुबह ही वापस आओगी। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना, जानकी ने बानीखेज अंदाज में कहा। ये बात कहते उसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मुंदरी और जानकी 8 बजे के करीब हवेली से रुखसत हो गई। दीवान सिंह उन्हें शिराड पर ले गया। अब सिर्फ तारा सिंह रह गया था। रूपमती ने 9 बजे के करीब खाने के बाद उसे भी छुट्टी दे दी। तुम बहुत दिनों से अपने भतीजे के पास जाना चाहते थे ना, रूपमती ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आज रात तुम उसके पास चले जाओ और हाँ, खाली हाथ मत जाना। उसके बच्चों के लिए मिठाई जरूर ले जाना। उसने मुट्ठी में दबा हुआ 100 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। तारा सिंह ने उसके हाथ से नोट लेते हुए बानीखेज निगाहों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वो एक फूला हुआ शॉपिंग बैग हाथ में लटकाए वापस आ गया। तारा सिंह की बीवी कोई औलाद किए बगैर इस जहां से सुधार गई थी। रूपमती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसने दूसरी शादी नहीं की। जयपुर में इसका भतीजा रहता है जिसके बच्चों से इसे बहुत प्यार है। अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर उनके लिए चीजें खरीदता रहता है और हफ्ते में 1 मरतबा वहां जरूर जाता है। लेकिन इस मरतबा इसे जाने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए आज मैंने इसे छुट्टी दे दी। तारा सिंह एक लम्हे को हमारे करीब रुका। उसने हम दोनों को प्रणाम किया और फिर जय राम जी कहता हुआ गेट की तरफ चला गया। हम इस वक्त बरामदे में बैठे हुए थे। वो गेट का ज़ीली दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने बाहर से दरवाजा भीड़ा तो ऑटोमेटिक लॉक की क्लिक की हल्की सी आवाज यहाँ भी सुनाई दी। मैं बरामदे से उठकर टहलता हुआ लान में आ गया। लान में बांस की खुपचियों से बनी हुई आरामदेह कुर्सियां और मेज भी रखी हुई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। लान के वस्त में पुख्ता रवश पर फैंसी इलेक्ट्रिक पोल पर बल्ब भी चल रहे थे। ऊपर लगे हुए शेड्स की वजह से उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। लान के दूसरे हिस्से में खूबसूरत हॉल में फुआरा भी चल रहा था। मदम रोशनी और सब्जे में गिरे हुए यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। किसी तरह से आने वाली रात की रानी की भीनी भीनी महक भी नतनों से टकरा रही थी। मैं जब उठकर उस तरफ आया तो रूपमती भी उठकर अंदर चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बरामदे वाले दरवाजे में नमूदार हुई। उसने दोनों हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें लेमन स्क्वाश की रंगत से मिलता जुलता मशरूब भरा हुआ था। मैं एक और बात देखकर चौंके बगैर ना रह सका। रूपमती ने अंदर जाकर लिबास भी तब्दील कर लिया था। जब से जानकी यहाँ आई थी वो आमतौर पर रात को ओपन शर्ट और ढीले ढाले पाजामे पर मुश्तमिल स्लीपिंग सूट पहना करती थी, लेकिन आज उसने गुलाबी रंग की नाइटी पहन ली थी। उसके होंठों पर भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उसने ट्रे मेज पर रख दी और मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ये क्या है? मैंने गिलासों की तरफ इशारा किया। इनमें भरे हुए मशरूब में बर्फ की टुकड़ियां भी तैर रही थी। सोमरस। रूपमती इस मर्तबा मुस्कुराई तो उसके रुखसार पर नन्ना सा डिंपल नमूदार हो गया। मैंने सोचा आज तुम्हें चाय की बजाय सोमरस पिलाया जाए। इसका जायका और सरूर तुम मुद्दतों याद रखोगे। मैंने एक गिलास उठाकर हल्की सी चुस्की ली। देखने में ये मशरूब लेमन स्क्वाश ही लगता था, लेकिन इसमें संदल जैसी महक थी और जायका भी संदल जैसा ही था। मैंने गिलास दोबारा ट्रे में रख दिया और रूपमती की तरफ देखने लगा। बारीक नाइटी में उसका बदन छलक रहा था। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जम गई। मुझे उसकी नीयत पर शुबा हो रहा था। जानकी मुंदरी के साथ चली गई थी। हो सकता है ये रूपमती की कोई साजिश ही हो। मैं तो नहीं जानता था कि मुंदरी हर पूर्णमासी की शब वाकई ही काली मंदिर में जाती थी या नहीं। ये बात तो मुझे रूपमती ही ने बताई थी। अब मुझे उस पर शुबा हो रहा था। इसने बाकायदा प्लानिंग के तहत मुंदरी को भेजा था और हो सकता है उसके कहने पर मुंदरी ने जानकी को भी ऐसी पट्टी पढ़ाई हो कि वो भी इसके साथ जाने को तैयार हो गई हो। दीवान सिंह भी इनके साथ ही गया था। 4 घंटे हो चुके थे और वो अब तक वापस नहीं आया था और रूपमती ने तारा सिंह को भी रात भर के लिए छुट्टी दे दी थी। यकीनन कोई गड़बड़ थी। मेरी छठी इस किसी खतरे की घंटी बजाने लगी। दीवान सिंह तो उन दोनों को मंदिर छोड़ने गया था ना, अभी तक वापस नहीं आया। मैंने अपने ख्याल की तस्दीक की या तरदीद के लिए पूछा। अगर मुंदरी अकेली जाती तो उसे छोड़कर वापस आ जाता, रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जानकी साथ थी। सुबह वापसी पर उन्हें बसों में धक्के खाने पड़ते, इसलिए मैंने दीवान सिंह से कह दिया था कि वो मंदिर के बाहर किसी जगह गाड़ी में रात गुजार ले और उनका इंतजार करे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने ये कहते हुए रूपमती के चेहरे पर नजरें जमा दी। रूपमती के हल्क से बड़ा जोरदार कहका निकला और फिर वो हंसते हंसते दोरी हो गई। मैं उसके बल खाते हुए जिस्म को देखता रहा। उसने अपने आप को संभाल कर कुर्सी के पुश से इस तरह टेक लगा ली कि उसके जिस्म में तनाव सा पैदा हो गया। हवा से बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। उसने दोनों हाथों से बाल पीछे हटाए और एक झटके से सीधी हो गई। तुम पहले मर्द हो जो औरतों से इस तरह डरते हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। वैसे ही दिल चाह रहा था कि आज की रात मैं और तुम इस हवेली में अकेले रहें, बस और कोई बात नहीं। मैं चांद में उसकी तरफ देखता रहा, फिर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। 14वीं शब का चांद अपना निस सफर मुकम्मल करने वाला था। 14वीं शब का चांद अपना निस सफर मुकम्मल करने वाला था। आज पूर्णमासी यानी पूरे चांद की रात थी। हिंदुओं के अकीदे भी बड़े दिलचस्प हैं। पूर्णमासी और अमावस की रातों की इनके धर्म में खास अहमियत हासिल है। सोमरस पियो, इसमें बर्फ खत्म हो रही है। रूपमती की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसने अपना गिलास उठा लिया था और दूसरा गिलास मैंने उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा।
संदल की खुशबू वाला ये शरबत वाकई ही खुश जायका था। मशरूब पीने के बाद हम भी काफी देर वहां बैठे बातें करते रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सीने में जैसे अलाव भड़कने लगे थे और दिमाग में भी हल्की हल्की सनसनाहट होने लगी थी। मैं बार बार कुर्सी पर पहलू बदल रहा था। इस बेचैनी की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक तब्दीली मेरे अंदर आई थी जिसे मैंने खुद भी नोट किया था। पहले मैं रूपमती की तरफ देखने से कतरा रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। रूपमती भी बार बार अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। दूर गई किसी घड़ियाल ने एक घंटा बजाया और रूपमती कुर्सी से उठ गई। 1 बज चुका है, आओ अब अंदर चले। मैं भी एक झटके से उठ गया और एक बार फिर सोचने लगा कि इस बेचैनी की वजह क्या हो सकती है। अचानक मुझे उस मशरूब का ख्याल आ गया। रूपमती ने कहीं इसमें शराब तो नहीं मिला दी थी, लेकिन नहीं, इसमें अगर शराब का एक कतरा भी होता तो मैं उसकी बू को फौरन ही महसूस कर लेता। ये तो संदल की खुशबू वाला बड़ा खुश जायका शरबत था। बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही रूपमती ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और जब मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगा तो रूपमती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। उधर नहीं, ऊपर। उसने सरसराती आवाज में कहते हुए दूसरे हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और फिर मैं मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर उसके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। कमरे में आकर रूपमती ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बेड पर गिराकर कहके लगाने लगी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। यूं तो मैं पूरी तरह होश में था, लेकिन सोचने समझने की तमाम कुव्वतें जैसे सल्ब होकर रह गई थी। दूसरे ही लम्हे रूपमती ने भी बेड पर छलांग लगा दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उठ गई। शीशे वाली अलमारी में नीचे कहीं से शराब की बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब उंडेल कर उसने एक तरफ रखे हुए छोटे फ्रिज में से ट्रे निकालकर बर्फ की टुकड़ियां दोनों गिलासों में डाल दी। एक गिलास मेरे ऊँटों की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। असल सोम रस। रूपमती के ऊँटों पर बड़ी दिल फ्रेब मुस्कुराहट थी। इसे पीकर तुम झूम उठोगे। उसने गिलास मेरे ऊँटों से लगा दिया। पहला घूंट भरते यूं लगा जैसे पिघला हुआ लावा हल को जलाता हुआ पूरे सीने में फैल गया हो। शदीद जलन होने लगी, लेकिन मैं इस जलन को फौरन ही भूल गया। मेरे अंदर तो पहले ही से लावा खोल रहा था। अचानक छन्नाके की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। लगता था जैसे कोई शीशा टूटा हो और छन्नाके की ये आवाज नीचे से आई थी। मैंने अभी शराब के 2 घूंट ही भरे थे, जिनसे सीने में तो शदीद जलन हो रही थी, मगर शराब अभी मेरे दिमाग को नहीं चढ़ी थी। रूपमती ने भी ये आवाज सुनी थी। एक लम्हे को तो वो चौंकी थी, लेकिन फिर छन्नाके की इस आवाज को नजरअंदाज करते हुए उसने गिलास एक बार फिर मेरे ऊँटों से लगा दिया। लेकिन इस मर्तबा मैंने उसका हाथ पीछे हटा दिया और ठीक उसी लम्हे छन्नाके की आवाज फिर सुनाई दी। एक और शीशा टूटा था। उसके साथ एक भारी मर्दाना आवाज भी उभरी थी, लेकिन मैं नहीं समझ सका था कि वो आवाज किसकी थी और क्या कह गया था। लेकिन इस मर्तबा रूपमती भी अपनी जगह से उछल पड़ी। ओह, नीचे कोई है। रूपमती छलांग लगाकर बेड से उतर गई। वो पहले उस दरवाजे की तरफ बढ़ी जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर टेरेस पर खुलने वाले दरवाजे की तरफ लपकी। यह दरवाजा सफेद फार्मिका की अलमारी से जरा आगे था और इसके सामने नीले हल्के रंग का पर्दा पड़ा रहता था। रूपमती ने पर्दा खींचकर एक तरफ हटा दिया और दरवाजा खोलकर बाहर टेरेस पर निकल गई। मैं भी बेड से उतर आया। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और टेरेस वाले दरवाजे के करीब पहुंच गया। रूपमती चीखती हुई आवाज में कह रही थी, कौन है? नीचे कौन है? जवाब में नीचे कहीं एक और शीशा टूटा और उसके साथ एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अरे वो मुन्ना, वो ऊपर रे, ऊपर जा, पकड़ ले उसको। मेरे दिमाग पर थोड़े बरसने लगे। ये आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। मैं टेरेस पर निकलना चाहता था, मगर रूपमती वापस पलटी और बदहवासी में मुझसे टकरा गई। मैं लड़खड़ाकर दरवाजे से टकराया। रूपमती ने दौड़कर दूसरे दरवाजे को अंदर से सिर्फ लॉक कर दिया, बल्कि ऊपर से बोल्ट भी चढ़ा दिया। मैं टेरेस वाले दरवाजे से टेक लगाए खड़ा रहा। शराब के सिर्फ 2 घूंट मेरे अंदर गए थे और अल्कोहल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बाहर से आने वाली ठंडी हवा के झोंके भी अपना असर दिखाने लगे थे। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। मैं दरवाजे से टिका खड़ा रूपमती की तरफ देख रहा था, जो बदहवासी में कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा, हालांकि ये सवाल पूछने में मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। वो आ गए हैं। रूपमती ने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर झुंझोड़ दिया। होश में आओ, वरना वो हम दोनों को मार डालेंगे। मैं होश में तो था, मगर शायद हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। रूपमती मुझे छोड़कर ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोल खोल कर देखने लगी। वो दराजों में भरी हुई चीजें उठा उठा कर बाहर फेंक रही थी, मगर उसे जिस चीज की तलाश थी वो शायद उसे नहीं मिल रही थी। और फिर उसी वक्त कमरे के दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश की जाने लगी। रूपमती अलमारी की तरफ दौड़ी। उसने अलमारी के दोनों दरवाजे खोल दिए और उसमें भरे हुए कपड़े दूसरी चीजें बाहर फेंकने लगी। दरवाजे को अब बाहर से टकरे मारी जा रही थी। मैं रूपमती के करीब पहुंच गया और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मुझे इस वक्त यूं लग रहा था जैसे मेरे अंदर लावा खोल रहा हो और मेरा सीना किसी भी लम्हे आतिफ शाह की तरह फट जाएगा। रूपमती का चेहरा खौफ की शिद्दत से इस तरह सफेद हो रहा था जैसे सारा खून नुचड़ गया हो। उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी।
होश में आओ। रूपमती ने अपने बाजू को छुड़ाकर मुझे कंधों से पकड़कर झुंझोर डाला। मौत के फरिश्ते यहाँ पहुंच चुके हैं, वो हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। दरवाजे पर लगने वाली टकरें मेरी दिमाग में धमाके पैदा कर रही थी। रूपमती मुझे छोड़कर एक बार फिर अलमारी में रखी हुई चीजें उठा कर फेंकने लगी। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिरा। उसके साथ एक दौड़ती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मार डालो इस सरामी को, यही है वो। ये आवाज मेरे लिए बम धमाके से कम नहीं थी और न जाने इस आवाज में क्या असर था कि मैं एकदम जैसे होश में आ गया। मैंने सर को एक जोरदार झटका दिया और उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गया जो खंजर से वार करने के लिए दौड़ता हुआ मेरी तरफ लपका था। उसने खंजर वाला हाथ उठाकर मुझ पर वार किया। मैंने उसका वार आधे रास्ते में रोक लिया और उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई और मैंने उसकी कलाई को मरोड़ना शुरू कर दिया। हमलावर की आंखों में वहशत सी भर गई और चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होने लगे। मैंने उसका बाजू मोड़कर उसकी पुश से लगा दिया। वो आगे झुकता चला गया। खंजर अभी उसके हाथ में था। मैंने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पर जोरदार गुंसा जड़ दिया और उसके साथ उसका खंजर वाला हाथ भी छोड़ दिया। वो कराता हुआ मुंह के बल गिरा। खंजर उसके हाथ से छूट कर गिर गया था। रूपमती की चीख की आवाज सुनकर मैं तेजी से उस तरफ मुड़ा। दरवेश और मुन्ना रूपमती को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था और रूपमती मुजाहमत करते हुए चीख रही थी और मुजाहमत के दरमियान उसके जिस्म पर बारीक नाइटी भी तार तार हो चुकी थी। बहुत सब्र किया वो रूपमती, दरवेश घुराते हुए बोल रहा था। अब देखूंगा तुम कैसे बचती हो मेरे हाथ से और तुम्हारा ये सूरमा। उसका आखिरी जुमला मुकम्मल होने से पहले मेरा गुंसा उसकी कनपटी पर पड़ा और वो रूपमती को साथ लेता हुआ सोफे पर जा गिरा। मैंने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ लिया और जबड़े पर एक और जोरदार गुंसा जड़ दिया। रूपमती एक बार फिर अलमारी की तरफ लपकी। इस मर्तबा वो दरवाजे खोल कर कुछ तलाश करने लगी। मैं दरवेश को एक और पंच लगाना चाहता था लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। मैं तेजी से मुड़ा। पीछे से किसी आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी खोपड़ी पर पड़ने वाले गुंसे ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे और मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और मुड़कर उस पर हमला किया, मगर मुझे उसकी ज्यादा तवाज़े करने का मौका न मिल सका। एक और आदमी कमरे में घुस आया। उसने पहले किसी अरना भैंसे की तरह डकराते हुए मेरे पेट पर सर से टक्कर दे मारी और फिर उन दोनों ने मुझे लातों और गुंसों पर रख दिया। रमेश एक बार फिर रूपमती पर झपट पड़ा और फिर उसी लम्हे कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। उसके साथ ही दरवेश की चीख भी सुनाई दी। मैंने एक लम्हे उसकी तरफ देखा। रूपमती के हाथ में पिस्तौल था और दरवेश के सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर एक सुराख हो चुका था जिससे खून की धारें बह रही थी और फिर वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। रूपमती के चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। वो टेरेस वाले दरवाजे की तरफ दौड़ी लेकिन उसी वक्त तेज सिंह टेरेस पर नमूदार हुआ। उसका एक जबरदस्त घूंसा रूपमती की कनपटी पर लगा और वो चीखती हुई ढेर हो गई। वो दोनों आदमी मुझ पर घूंसों और लातों की बारिश करने लगे। मेरा दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर नहीं था और मैं बुरी तरह पिट रहा था, लेकिन फिर मेरा दाव भी चल गया। अब मैं उन दोनों की धुनाई कर रहा था लेकिन तेज सिंह ने पुश से हमला कर दिया। मेरे शोल्डर ब्लेड पर गोया क़यामत टूट पड़ी। मैं चीखता हुआ नीचे गिरा और फिर उन तीनों ने मुझे अपना टारगेट बना लिया। घुंसे और ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर बरस रही थी। मैं लोहे का बना तो नहीं था कि मुझ पर कोई असर ना होता। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो पेट पर पड़ने वाली एक ठोकर थी और वो जुमला था जो किसी कुएं की गहराई से आता हुआ महसूस हुआ था। छोड़ दो इस सलामी को, खत्म हो गया। अब इसको कुत्तों को उठाने वाले ही उठा कर ले जाएंगे। और उसके बाद मेरे ज़हन पर दबीज तारीकी छा गई। वो मिली जुली आवाजें थी जो मेरी समाज से टकरा रही थी और ये आवाजें भी मीलों दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं शायद कालीन पर या बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने हरकत करने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। कंधे और सर पर उठने वाली टेसों ने मुझे कराने पर मजबूर कर दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी। मेरे ऊपर झुका हुआ चेहरा भी धुंध में लिपटा हुआ था। मैंने 2-3 मरतबा आंखें झपकाई। धुंध कम होने लगी और वो चेहरा भी बतदरीज वाज़ेह होता चला गया। वो नुस्वानी चेहरा मेरे लिए कतई अजनबी था, लेकिन उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली और ज़हन पर जोर देने लगा कि ये औरत कौन है और मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने एक बार फिर आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। ये रूपमती वाला ही कमरा था और मैं बेड पर पड़ा हुआ था। दाईं तरफ तो वो औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले मेरे ऊपर झुकी हुई थी और दाईं तरफ मुदरी खड़ी तशवीश अमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो इस मर्तबा भी करा उठा। आराम से लेटे रहो। उस औरत ने एक बार फिर मुझ पर झुकते हुए कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा हरकत करोगे तो तकलीफ होगी। और फिर उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर चादर पड़ी हुई थी और उसके नीचे मेरा जिस्म बरहना था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने गर्दन घुमाकर मुदरी की तरफ देखा। तुम्हारे कपड़े बहुत खराब हो गए थे, मैंने बाहर डाल दिए हैं, मुदरी ने कहा। तुम्हारे जिस्म की चोटों का मुआयना करने के लिए कपड़े उतारना जरूरी था। ये डॉक्टर राधा है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ, तुम आराम से लेटे रहो। मुदरी की बातों में कोई रब्त नहीं था। उसके आवाज भी शायद उसका साथ नहीं दे रहे थे।
मैं गर्दन घुमाकर डॉक्टर राधा की तरफ देखने लगा। वो दराज कामत हसीन औरत थी। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। रूपमती कहाँ है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर राधा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। मुंदरी के बुलावे पर जब मैं यहाँ आई तो सब कुछ इस तरह बिखरा हुआ था। वहाँ कालीन पर खून का धब्बा था जो अब भी है। ये सब कुछ देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ कोई जंग हुई है। तुम इस तरफ कालीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन रूपमती का पूरी हवेली में सुराग नहीं मिला। वो कहाँ है? मैं इधर उधर देखने लगा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। मुझे ये एहसास भी नहीं रहा था कि इस तरह उठने से चादर का एक हिस्सा मेरे जिस्म पर से हट जाएगा। मैंने चादर दुरुस्त की और सर का पिछला हिस्सा सहलाने लगा, जहाँ एक बड़ा सा गुम्बद नमूदार हो चुका था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, उसे वो लोग यकीनन उठाकर ले गए हैं। कौन लोग? डॉक्टर राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तेज सिंह, मैंने कहा। दरवेश को रूपमती ने गोली मार दी थी, वो यहाँ गिरा था। मैंने उसकी तरफ इशारा किया जहाँ कालीन पर खून का धब्बा नजर आ रहा था। उन दोनों भाइयों के साथ 2 आदमी और भी थे। पहले उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैं अपने आप को रूपमती को बचाने की कोशिश करता रहा और जब रूपमती ने दरवेश को गोली मारी तो वो सब मुझसे लिपट गए। वो लोग मुझे पीटते रहे, शायद मुर्दा समझकर छोड़ गए। डॉक्टर राधा गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके ख्याल में मेरा दिमाग पलट गया था। तुम्हारे मुंह से अब भी शराब की बू आ रही है मिस्टर। वो रुक गई। शायद उसे मेरा नाम मालूम नहीं था। शायद तुम नशे में थे। तुम्हारी बातें अब भी मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। तुम्हारे हवास बहाल हो जाएं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। पर मैं शराब के नशे में नहीं था। रूपमती ने जबरदस्ती 2 घूंट पिला दिए थे, मगर मैं पूरी तरह होश में था। जिसने कभी शराब ना पी हो वो एक घूंट पी कर भी होश में नहीं रह सकता। डॉक्टर राधा ने मेरी बात काट दी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कभी शराब नहीं पी? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। मुंदरी ने बताया था कि एक रोज तुमने शराब की हालत में रूपमती को थप्पड़ भी दे मारे थे, लेकिन मुझे हैरत है कि उसके हाथ से 2 घूंट पीने पर भी कैसे आमादा हो गए। डॉक्टर राधा ने यह कहते हुए मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं खुद भी नहीं समझ सका। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। इससे पहले रूपमती ने मुझे एक मशरूब पिलाया था जिससे संदल जैसी खुशबू आ रही थी। शरबत पीने के थोड़ी देर बाद मुझे अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। खून में जैसे अंगारे भर गए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसकी तरफ से नजरें चुराते हुए बोला, मैं फितरतन एक शरीफ आदमी हूँ। औरतों में गिरा रहने के बावजूद मैंने कभी अपने किरदार की कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन वो शरबत पीने के बाद मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी और तमाम हैवानी जज्बात सरकशी पर आमादा हो गए थे। पूरी तरह होश में होने के बावजूद मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे रूपमती के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वो मुझे अपने हाथ से शराब पिलाने लगी। मुझे शराब से शदीद नफरत है, लेकिन रूपमती को मैं कोई इनकार ना कर सका। अभी 2 घूंट ही भरे थे कि नीचे से कोई शीशा टूटने की आवाज सुनाई थी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे पूरे वाक़े की तफसील बताने लगा। ये सब कुछ बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से कोई और बोल रहा हो। डॉक्टर राधा बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई और पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनती रही। क्या नाम बताया था तुमने? सोमरस। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। संदल के जायके वाला लेमन की रंगत जैसा शरबत? हाँ वही, मैंने जल्दी से कहा। वो शरबत पीने के बाद ही मैं अपने आप में वो तब्दीली महसूस करने लगा था। तो फिर तो तुम वाकई बेकसूर हो। डॉक्टर राधा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। क्या वो शरबत? मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, सारी खराबी उसी शरबत में थी। डॉक्टर राधा ने जवाब दिया। रूपमती से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हैं। ये बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन शादी के बाद इसके पति का देहांत हो गया, तो उसके बाद ये गलत रास्ते पर पड़ गई। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी और इस गलाजत भरे रास्ते पर आगे निकलती चली गई। मुझे मालूम है, रूपमती ने मुझे भी सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, ये राजाओं का खित्ता है। डॉक्टर राधा कह रही थी। इनके पुरखों को महलात तामीर करने और जंगे लड़ने का शौक था, या फिर लोंडियां पालने का। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, लेकिन अब दौर बदल गया है। राजपाट खत्म हो चुकी है। आपस की जंगें किस्सा पारीना बन चुकी हैं। मौजूदा राजाओं को हुकूमत से लाखों करोड़ों रुपए के वज़ाइफ मिलते हैं। इन लोगों के पास अय्याशी के सिवा और कोई काम नहीं रह गया। रानियों और राजाओं में कोई फर्क नहीं रहा। राजाओं ने जवान और हसीन दाश्ताएं रखी हुई हैं, तो रानियों ने भी पहलवान पाल रखे हैं। कई राजकुमारियां और रानियां ऐसी हैं जो अपने शैवानी जज्बात को बरकरार रखने के लिए मुझसे इंजेक्शन लगवाती रहती हैं और राज महाराज सन्यासियों की खिदमत हासिल करते हैं ताकि उनके नुस्खों से वो सदा जवान रहे। सोमरस। वो एक बार फिर खामोश होकर इधर उधर देखने लगी, फिर मुझसे नजरें मिलाए बगैर कहने लगी, सोमरस भी एक ऐसा नुस्खा है जो खास किस्म की जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। राजाओं जैसे दौलतमंद लोग ये नुस्खा हासिल करने के लिए सन्यासियों के कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं। लेकिन रूपमती, उसने अपने बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है उससे तुम समझ गए होगे कि वो किस किस्म की सूरत हाल से दो चार है। डॉक्टर राधा ने मेरी बात काटते हुए कहा। उसे भी पहलवानों का शौक था। हर जवान और खूबरूज शख्स को देखकर उसकी राल टपकने लगती थी।
वो तुम्हें भी अपनी अय्याशी के लिए खरीद कर लाई थी, लेकिन तुम उसके हुस्न के जाल में फंसने की बजाय ना से बन गए और उसे इस दलदल से निकालने की कोशिश करने लगे। वो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ टेलीफोन पर बताती रहती थी। मुझे भी तुम्हारी तरह उससे हमदर्दी है। सिर्फ 2 रोज पहले उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें जेर करके ही छोड़ेगी। मैंने उस वक्त भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। और आज वो हो गया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे शुबह है कि उसके दुश्मन इस हवेली की मुसलसल निगरानी कर रहे थे और आज उन्हें पता चल गया कि हवेली में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। वो चढ़ दौड़े। अगर रूपमती मेरे साथ ये हरकत ना करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। डॉक्टर राधा कुछ कहना चाहती थी, मगर मुंदरी को कमरे में दाखिल होते देखकर खामोश होगी। मुंदरी ने पाजामा और कुर्ता पलंग पर रख दिया। तुम्हारे शरीर पर बहुत चोटें आई हैं, डॉक्टर राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने दवा लगा दी है, कुछ दवाएं खाने के लिए भी भिजवा दूंगी, मगर तुम्हें ठीक होने में कई दिन लगेंगे। बहरहाल हम जा रहे हैं, तुम कपड़े बदल लो और बाद में बात करेंगे। वो दोनों कमरे से निकल गई। मुंदरी ने दरवाजा भी भीड़ दिया था। मैंने पलंग से उतरकर चादर एक तरफ डाल दी और कपड़े पहनने लगा। हर हरकत के साथ मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में टेसें उठ रही थी। कपड़े बदलकर मैंने दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में घुसकर आईने में अपना जायजा लेने लगा। मेरी पेशानी पर भी दाईं तरफ एक छोटा सा घूमड़ नजर आ रहा था। बाईं आंख के नीचे से धब्बा पड़ चुका था। मैंने कुर्ता उठाकर आईने में अपनी पुश्त पर देखा। बाईं तरफ शोल्डर ब्लेड पर बड़ा सा नीला धब्बा दिखाई दे रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी जगह थी। ये गनीमत था कि कोई हड्डी नहीं टूटी थी। अगर हड्डी टूटी होती तो वो जगह सूज गई होती। मैं बाथरूम से निकला तो वो दोनों कुर्सियों पर बैठी हुई थी। कमरे का सारा सामान उसी तरह बिखरा हुआ था। मैं भी डॉक्टर राधा के सामने कुर्सी पर बैठ के और मुंदरी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो आज सुबह आना था, पहले कैसे आ गई और जानकी कहाँ है? मंदिर में, मुंदरी ने जवाब दिया। दीवान सिंह उसे लेने के लिए गया हुआ है, बस आने ही वाली होगी। मुंदरी ने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा तो मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गई। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। तुम पहले कैसे आ गई और जानकी को वहां क्यों छोड़ा? मैंने मुंदरी को घूरा। बात दरअसल ये है कि मुंदरी ने डॉक्टर राधा की तरफ देखा और पहलू बदल कर रह गई। क्या बात है? मेरे लहजे में करख्तगी आ गई। जानकी कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुंदरी ने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने जो बताया वो मेरे लिए बहुत भयानक और सनसनीखेज था। काली माता उर्फ दुर्गा देवी का ये मंदिर राजा मान सिंह ने तामीर करवाया था और मशरकी बंगाल से चट्टान जैसा बहुत बड़ा काला पत्थर मंगवाकर उससे काली का मुजस्मा तैयार करवाया था। काली का ये मुजस्मा इस कदर हैबतनाक इसे देखकर दिल पर लर्दा तारी हो जाता है। इस मंदिर को शीला देवी का मंदिर भी कहा जाता है और काली के चरणों में इंसानी जानों की भींट दी जाती थी। लेकिन बाद में राजा मान सिंह ने इंसानी जानों की भींट पर पाबंदी लगा दी और उसकी जगह बकरी या किसी और जानवर की भेंट दी जाने लगी। आज रात मुंदरी कह रही थी, काली की मूर्ति के सामने तो बकरे की भेंट दी जाने वाली थी, मगर उसके पिछले हिस्से में काली की एक और छोटी मूर्ति के चरणों में एक इंसान की भेंट देने का भी मंसूबा था और उसके बारे में कुछ खास लोगों को ही मालूम था। मेरी एक जानकार बूढ़ी औरत ने मुझे भी उस तरफ ले जाना चाहा। एक इंसान को काली के सामने मौत के घाट उतारते देखकर मैं कांप उठी और वहां से भाग आई। जानकी मंदिर के मरकजी हाल में थी जहाँ सैकड़ों लोग जमा थे। मैं बड़ी मुश्किल से जानकी को तलाश करने में कामयाब हुई और जब मैंने उसे वहां से आने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं फौरन वापस नहीं जाऊंगी और तुम्हें बताऊं कि पंडित मुरलीधर इस मंदिर में मौजूद है। मैंने जानने की कोशिश की कि पंडित मुरलीधर कौन है, लेकिन उसने मुझे वहां से भगा दिया कि मैं तुम्हें इत्तला दूं। दीवान सिंह की गाड़ी वहां से तकरीबन 20 मील दूर थी। वो कार की पिछली सीट पर सो रहा था। मैंने उसे जगाया और हवेली वापस चलने को कहा और जब हम यहाँ पहुंचे तो हवेली का गेट चौपट खुला देखकर मेरा माथा ठिंका। बरामदे के दाएं बाएं वाले कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और बरामदे वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैं और दीवान सिंह ने पहले नीचे वाले कमरों में इधर उधर देखा, फिर ऊपर आए तो ये कमरा इसी हालत में था और तुम वहाँ बेलिबास पड़े हुए थे। उसने एक तरफ इशारा किया। फिर मैंने दीवान सिंह को डॉक्टर राधा की तरफ भेज दिया। यहाँ से जरा ही आगे वो एक क्वार्टर में रहती है। दीवान सिंह के जाने के बाद मैं रूपमती और तारा सिंह को तलाश करती रही, लेकिन पूरी हवेली में उनमें से किसी का सुराग नहीं मिला। मैं पुलिस को बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे पुलिस का वो रवैया याद था जब तेज सिंह और दरमेश यहाँ तोड़ फोड़ करके गए थे और पुलिस ने रूपमती को धमका कर खामोश करा दिया था। इसलिए मैं ये सोचकर खामोश रही कि डॉक्टर राधा से मशवरा करने के बाद ही कोई ऐसा कदम उठाया जाए। मुझे तुम्हारी चिंता थी। दीवान सिंह के आने के बाद भी मैं तुम्हें बार बार होश में लाने की कोशिश करती रही और फिर डॉक्टर राधा भी तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद तुम्हें होश में ला सकी। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन राजकुमारी कहाँ है? किस साल में होगी? ये चिंता खाए जा रही है। मगर वो कौन लोग थे? तेज सिंह और धर्मेश, उनके साथ 2 गुंडे भी थे। वो यहाँ से भागते हुए अपने साथ एक लाश भी ले गए हैं। मैंने कहा, हाय राम, किसकी लाश? मुंदरी का चेहरा एकदम जर्द हो गया। उसने बेइख्तियार अपना एक हाथ सीने पर रख लिया। धर्मेश की, मैंने जवाब दिया। रूपमती ने उसे गोली मारी थी।
तेज सिंह और उसके दोनों गुंडे मेरी पिटाई करने लगे। मैं बेहोश हो गया। वो शायद मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए या मुमकिन है इस ख्याल से उजलत में भागे हो कि शायद दरवेश को बचाया जा सके और वो रूपमती को भी साथ ले गए। लेकिन तुमने क्या नाम बताया था कि जानकी ने काली के चरणों में किसको देखा था? पंडित मुरलीधर, मुंदरी ने जवाब दिया। उसने कहा था कि ये नाम सुनकर तुम सब कुछ समझ जाओगे। ओह, मैं उछल पड़ा। मुंदरी ने पहले भी यही नाम बताया था, मगर काली के चरणों में इंसानी भेंट के जिक्र ने मेरे जहन को वक्ती तौर पर इस हद तक माऊफ कर दिया था कि मैं इस नाम पर तवज्जो नहीं दे सका था। ये वही पंडित मुरलीधर था जिसने सिंगापुर में दारा को पनाह दी थी और दारा इसी के साथ सिंगापुर से फरार होकर हिंदुस्तान आया था और किस्मत ने मुझे और जानकी को भी हिंदुस्तान पहुंचाकर अजीबो गरीब हालात में उलझा दिया था। और इत्तफाक से आज जानकी मुरलीधर को देख लिया था। उसने मुंदरी को वापस भेज दिया था कि वो मुझे लेकर काली के मंदिर पहुंच जाए और मुंदरी के लिए यहाँ की सूरत बड़ी गंभीर साबित हुई थी। मैं ये सोचे बगैर ना रह सका, क्या दारा भी यहाँ हो सकता है? इसका पता तो उस वक्त चलेगा जब पंडित मुरलीधर गिरफ्त में आएगा। मैं एक बार फिर मुंदरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो डॉक्टर राधा की तरफ देखते हुए कह रही थी, अब आप ही बताइए राधा जी कि हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को इतला दी जाए या? मामला इस कदर गंभीर है कि पुलिस की मुदाखलत जरूरी हो गई है। लेकिन राधा ने कहा, लेकिन यहाँ एक लाश भी गिरी हुई थी और इत्तफाक से वो कत्ल रूपमती के हाथों हुआ था। अगर पुलिस को इतला दी जाती है तो रूपमती भी इस चक्कर से नहीं निकल सकेगी। मैं उसकी दोस्त हूँ, उसका नमक खाया है और मैं ऐसी कानून पसंद भी नहीं हूँ कि पुलिस के पास दौड़ी चली जाऊँ। इस शहर के बड़े बड़े लोग तो इससे भी ज्यादा संगीन मामलात में मुलव्वस हैं। मेरे सीने में तो ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं कि अगर मैं उन्हें जाहिर कर दूं तो इस शहर में भूचाल आ जाए। मैं इस राज को भी अपने सीने में जगह दे सकती हूँ। इसके अलावा क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तुम एक मुसलमान हो, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं उछल पड़ा।